नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह आप सभी का एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जी बिल्कुल साथियों, आप सभी के लिए लेके आया हूं एक हिंदी पार्ट आपका जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि वर्तमान में आने वाला आपका पटवारी का एग्जाम है, चाहे आपका ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का एग्जाम है, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम है या रीट का जो एग्जाम होने वाला है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हिंदी की व्याकरण, जो इसके अंतर्गत हम हिंदी की व्याकरण का जानकारी लेने वाले हैं, जिसमें व्याकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज आपके लिए क्लास लेके आया हूं मैं उसी हिंदी व्याकरण का एक सबसे मेन और पाठ माना जाता है जो कोई पढ़ाता नहीं है, जिसमें कहते हैं हिंदी का उद्भव, कि हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ, हिंदी कहाँ से आई। कहते हैं ना, हमारा जब जन्म हुआ है तो हमारा जन्म कहीं न कहीं जड़ें जुड़ी हुई है, हमारे पिता हमारे माता उनसे, जननी से, हमारे जनक या जननी से हमारा नाता जुड़ा हुआ है। तो उन्हीं से हम आज जो आपके बीच में लाए हैं तो वो है हमारा हिंदी का उद्भव। क्या लेके आया हूँ साथियों? हिंदी का उद्भव। तो बिल्कुल हम जानकारी लेंगे हिंदी का उद्भव कैसे हुआ। यानी जो हिंदी भाषा है हमारी, इस हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। कहा जाता है कि ये जो हिंदी है, ये हिंदी हमारी जो शब्द है, सबसे मेन बात आती है, ये जो शब्द है, ये शब्द भी हमारा हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, और सबसे पहले ऑप्शन में होता है संस्कृत, दूसरे ऑप्शन में होता है आपकी हिंदी भाषा का, तीसरे में आपका हो सकता है दूसरा कोई भी दे दे, और चौथे ऑप्शन में आपका दिया जाता है अरबी या फारसी भाषा का। तो लोग क्या करते हैं कि यार ये तो संस्कृत भाषा का हो सकता है, नहीं यार ये तो क्या हो सकता है, हिंदी का ही होगा, हिंदी शब्द है तो हिंदी भाषा का। जी बिल्कुल नहीं साथियों। तो जो हिंदी शब्द है, ये जो शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये शब्द साथियों अरबी और फारसी भाषा का है। कौन सी? अरबी या फारसी भाषा का शब्द है। बिल्कुल याद रखिएगा कि जो हिंदी शब्द हैं वो हमारी अरबी और फारसी भाषा का शब्द है। और बात आती है अब हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, तो कहा जाता है कि हमारे पहले अखंड भारत जो था हमारा, उस अखंड भारत के अंतर्गत एक नदी बहती थी, और इस नदी का नाम था सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। बिल्कुल साथी, ये जो सिंधु नदी थी, अब देखना, ये हमारी क्या है? सिंधु नदी। इस सिंधु नदी के कितने छोर हैं? दो छोर हैं। एक छोर तो कहलाता है पश्चिमी छोर, पश्चिमी, और दूसरा कहलाता है पूर्वी, कहलाता है पूर्वी। यानी एक तो पूर्व दिशा वाला छोर और एक पश्चिम दिशा वाला छोर। अब हुआ क्या साथियों कि जो पश्चिम दिशा वाले जो लोग थे, ये लोग क्या कहते हैं ना कि हम बोलने में क्या करते हैं, उच्चारण करने में हम किसी न किसी चीज की त्रुटि करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों के, इसीलिए तो राजस्थानी में एक कहावत भी प्रचलित है कि 3 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर वाणी। यानी 3 कोस चलते ही पानी का जो पानी होता है उसका भी टेस्ट बदल जाता है, और 7 कोस चलते हैं तो भाषा बदल जाती है लोगों की। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो ये पश्चिमी लोग थे, ये कहते हैं कि पश्चिमी लोग ये जो स था, इस स का जो उच्चारण करते थे, वो स को क्या बोलते थे? ह बोलते थे। क्या बोलते थे? ह बोलते थे। और यही पश्चिमी लोग जो द था, सॉरी, द, इस ध को क्या बोलते थे? द बोलते थे। यानी उच्चारण, यानी कुछ वर्णों का उच्चारण कैसे करते थे? स को तो बोलते थे ह, और द को बोलते थे द। द का उच्चारण करते थे। तो इसी वजह से ये लोग जो थे, जो हमारी सिंधु नदी थी, इस सिंधु नदी को क्या उच्चारित करते थे? इसको करते थे हिंदू नदी। कौन सी नदी? हिंदू नदी। इस हिंदू नदी के नाम से पुकारते थे। अब इस नदी का नाम तो पड़ गया हिंदू, किनकी वजह से? इन पश्चिमी लोगों की वजह से। और इन लोगों ने पूर्वी क्षेत्र में, यानी पूर्वी तट पर रहने वाले लोगों को क्या कह दिया इन्होंने?
पूर्वी तट पर रहने वाले लोगों को इन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ये तो कहना तो था उनको सिंधु वासी हैं, लेकिन इन्होंने स को ह और द को द की वजह से इन्होंने कहा कि इधर रहने वाले लोग कौन से हैं, हिंदू वासी हैं। कैसे लोग हैं यहाँ पर रहने वाले लोग, हिंदू वासी लोग हैं। और इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम यानी पूर्वी क्षेत्र का नाम जो पड़ गया वो पड़ा हिंदुस्तान। क्या नाम पड़ा, हिंदुस्तान। तो आपने भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो पश्चिमी क्षेत्र की वजह से पड़ा, पश्चिमी दिशा में सिंधु नदी के पश्चिम में रहने वाले लोगों की वजह से पड़ा, तो उनकी वजह से नाम आज हमारा हिंदुस्तान कहलाता है। यही वही हिंदुस्तान के सबसे प्यारा मेरा भारत महान, इसका एक नाम और मिलता है हिंदुस्तान, 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 जिसका डंका हर क्षेत्र में, हर देश में, हर कंट्री में बजता ही रहता है साथियों। तो बिल्कुल इस प्रकार से ये हुआ। अब जो पश्चिमी क्षेत्र के जो लोग थे, ये पश्चिमी क्षेत्र के लोग धीरे धीरे यहां पर निवास जो करते थे वो आर्य लोग थे। कौन थे, आर्य लोग। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट, आर्य। अब कहा जाता है ये आर्य जो थे, ये आर्य लोग एक सीधे साधे लोग थे, ठीक है। सीधे साधे जब लोग थे तो इनके पास में ये जो कार्य करते थे वो पशुचारण का कार्य करते थे। क्या करते थे ये, पशुचारण का कार्य। पशुचारण यानी पशुओं को चराने का कार्य करते थे। तो ये धीरे धीरे इन पशुओं के लिए, क्योंकि उनके उधर क्या होने लग गई, यानी कहां पर, आपके अरब क्षेत्र के अंतर्गत, अरबी क्षेत्र के अंतर्गत, वहां पर क्या पड़ने लग गई, वहां पर अकाल पड़ने लग गया। तो ये आर्य लोग जो थे अपने पशुओं को ले लेकर ये किधर आने लग गए, ये भारत की तरफ बढ़ने लगे। और ये जब भारत में सेंटर में पहुंचे तो यहां पर आकर इन्होंने अपना निवास स्थान कर दिया। और इन्हीं आर्यों की जो प्रारंभिक भाषा, कौन सी भाषा पूछा जाएगा आपसे, कि आर्यों की जो प्रारंभिक भाषा है वो कैसी है साथियों, तो आर्यों की जो प्रारंभिक भाषा थी वही हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा हिंदी किनकी प्रारंभिक भाषा थी, तो ये आर्यों की प्रारंभिक भाषा थी साथियों, बिल्कुल आर्यों की प्रारंभिक भाषा थी। क्लियर। अब चलते हैं इन आर्य भाषाओं को, भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं, इस आर्य भाषाओं को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है साथियों। बिल्कुल भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं तो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो क्या याद रखोगे, भारतीय आर्य भाषा को 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन से भाग में बांटा गया है, सबसे पहला भाग देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। सबसे पहला तो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो क्या है साथियों, तो प्राचीन भारतीय आर्य समय भाषा का जो समय आता है, कहा जाता है कि ये जो हिंदी भाषा है या आर्य जो भाषा है इसका समय 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। कितने वर्ष ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितने ईसा पूर्व तक का समय प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो इसका समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व। कितना, 500 ईसा पूर्व का जो समय है वो आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा यानी 1000 वर्ष तक का समय प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का माना जाता है। दूसरा आता है साथियों आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बाद में दूसरा है आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका जो समय माना जाता है साथियों, बिल्कुल इसका समय भी आप याद रख लीजिएगा कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय माना जाता है, इसका जहां से समाप्त होता है वहीं से
इसका समाप्त समय स्टार्ट होता है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। कब तक? 1000 ईस्वी तक का जो समय है वो इस भाषा का। और लास्ट हमारा तीसरा इसका आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, भारतीय आर्य भाषा का जो समय माना जाता है साथियों, बिल्कुल इसका समय क्या होगा आपका 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी से लेकर आपका वर्तमान समय तक। ये वर्तमान समय तक चल रही है आधुनिक आर्य भाषा, ये समय इसका माना जाता है। बिल्कुल साथियों, तो इस प्रकार से आर्य भाषाएं जो थी, आर्यों की जो प्रारंभिक भाषाएं थी, उन भाषाओं को 3 कालों में यानी 3 समय के अंतर्गत बांटा गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, और इनका इस तरह से समय का पूरा बंटवारा किया गया साथियों। ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात आती है कि ये जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे, कहाँ से ये हिंदी भाषा होते हुए हमारे तक पहुंची है साथियों। बिल्कुल हमारे तक आज किस प्रकार से पहुंची है, तो उन सभी का, और कहा जाता है कि हर 500 वर्ष में, कितने वर्षों में, हर 500 वर्षों में भारतीय जो भाषाएं यानी हिंदी, जो आपकी हिंदी नहीं सभी भाषाएं जो है, उन भाषाओं का रूप परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? रूप परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल, रूप परिवर्तन कैसे हुआ है कि जो भारतीय आर्य भाषा है या भारतीय जो भाषाएं हैं वो धीरे धीरे किस किस रूप में परिवर्तित होकर, चेंज होकर किस किस प्रकार से वो बदलती हुई आई है। तो देखिए, सबसे मेन बात आती है आपकी, जितनी भी हमारी भाषाएं, उन सभी भाषाओं की जो जननी भाषा मानी जाती है वो कौन सी भाषा को माना जाता है? संस्कृत भाषा को। कौन सी? संस्कृत। बिल्कुल, हमारी जो प्राचीन वैदिक भाषा है संस्कृत भाषा, उसी को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि सभी भाषाओं की जननी कौन सी है? भाषाओं की जननी। तो आपसे डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि सभी भाषाओं की जननी जो है वो कौन सी भाषा है हमारी, वो हमारी संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। बिल्कुल, संस्कृत जो भाषा है वो हमारे सभी भाषाओं की जननी है। और इस संस्कृत भाषा का जो समय है वो अगर पूछ लिया जाता है कि इसका समय कब से कब तक था साथियों, तो इस भाषा का जो समय आता है, बिल्कुल याद रखिएगा, 1500 ईसा पूर्व से लेकर का समय आता है 500 का पूर्व तक। तब तक का समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व का समय आता है। धीरे धीरे यह संस्कृत भाषा 2 पार्ट में डिवाइड हुई। कितने पार्ट में डिवाइड हुई साथियों? 2 पार्ट में। अब 2 पार्ट कौन कौन से देखना, एक तो आती है हमारी वैदिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत। दूसरी आती है आपकी लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? लौकिक। लौकिक। अब वैदिक संस्कृत जो थी, इसका जो समय आता है आपसे पूछ लिया जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व। मैंने पहले भी बताया था, प्रत्येक 500 वर्ष में भाषा का क्या हुआ है? रूप बदला है। और इसी वैदिक संस्कृत में क्या लिखे गए? वेदों की रचना हुई है। किसकी रचना? वेदों की रचना इसी के अंदर हुई है। जो हमारे जितने भी वेद हैं, कहते हैं ना, ऋग वेद, यजुर्वेद, साम वेद, अथर्व वेद, इन सभी की रचना इन्हीं वेदों के अंतर्गत, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हुई थी। दूसरी ओर इसका समय जो था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। दूसरी आती है आपकी लौकिक संस्कृत। बिल्कुल साथियों, लौकिक संस्कृत जो है हमारी, वो लौकिक संस्कृत क्या है? लौकिक संस्कृत का जो समय अगर आपसे पूछ लें, तो इसका समय आता है आपका, इसका समय याद रखिएगा, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो आपकी लौकिक संस्कृत है। कौन सी संस्कृत है? लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत से ही आपका समय जो आता है वो 500 ईसा पूर्व तक का समय।
ये भी 500 वर्षों में बदली। और इसके अंदर जो ग्रंथ लिखे गए उसमें रामायण, महाभारत, हमारे जो महाकाव्य हैं, महाभारत, इन ग्रंथों की, महाकाव्यों की क्या हुई है, इसमें रचना हुई है। बिल्कुल लौकिक संस्कृत के अंदर ही हमारे महाकाव्यों की क्या हुई है, रचना हुई है साथियों। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, अब इसी लौकिक संस्कृत से किस भाषा का जन्म हुआ है? तो इसी लौकिक संस्कृत से हमारी एक प्रमुख भाषा जिसे हम कहते हैं पाली भाषा, इसी लौकिक संस्कृत से, या आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है संस्कृत भाषा से ही हमारी कौन सी भाषा का जन्म हुआ है, तो आपकी इसी संस्कृति, ये तो हो गई पहली। अब दूसरी आती है पाली भाषा। पाली भाषा, इसी पाली भाषा का, और इस पाली भाषा का अगर आपसे समय पूछ लिया जाए तो जहां पर खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करो, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। और इसी पाली भाषा में क्या लिखा गया है? इन पाली भाषा में अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो इसमें बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई है। किसकी? बौद्ध ग्रंथों की। बौद्ध ग्रंथों की रचना इसी पाली भाषा में हुई है साथियों। बिल्कुल, बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए थे वो पाली भाषा में, और इसी पाली भाषा से हमारी कौन सी भाषा का जन्म हुआ है? तो इसी पाली भाषा से हमारी प्राकृत भाषा का जन्म हुआ है। कौन सी भाषा? आपकी नई भाषा, आपकी कौन सी? प्राकृत भाषा। बिल्कुल, प्राकृत भाषा। और पाली भाषा से, किससे? पाली भाषा से। और प्राकृत भाषा का अगर समय आपसे पूछ लिया जाता है, का समय आता है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का समय। और इसके अंदर क्या लिखा गया प्राकृत भाषा में? तो इसमें जैन ग्रंथ लिखे गए। क्या लिखे गए? जैन ग्रंथों की रचना, ग्रंथों की रचना हुई थी। बिल्कुल, आपसे पूछ लिया जाता है कि जैन ग्रंथों की जो रचना हुई थी वो कौन सी भाषा में हुई थी साथियों? तो प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों की रचना हुई थी साथियों। साथियों, आप सभी को ये क्लास कैसी लग रही है? बिल्कुल कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अपने सभी साथियों तक इस क्लास को पहुंचाते रहिएगा साथियों, ताकि ये आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ज़्यादा लाभदायक रह सके। और आप सभी इस ABY के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि आप के सभी साथियों तक ये क्लास पहुंच पाए। चलिए, तो जैन ग्रंथों की रचना आपसे पूछ ले कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। यहाँ पर देखिए वापस 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, यानी 500 ईस्वी में के अंदर इसका वापस रूप बदलेगा। और अब जो प्राकृत भाषा है, इसी से प्राकृत भाषा से कौन सी भाषा का जन्म हुआ? इससे सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सी? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी या अपभ्रंश भी जिसे कहते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश का भी क्या हुआ? जन्म हुआ। इसका अगर समय पूछ ले आपसे तो इसका जो समय आता है साथियों, बिल्कुल इसका 500 ईस्वी से लेकर 1000 इसका समय माना जाता है। और यही सौरसेनी जो अपभ्रंश भाषा है, इसमें बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है। मिडाइवल समय के जो ग्रंथ हैं उनकी रचना हुई है साथियों, बिल्कुल इसी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत। और इसी सौरसेनी या अपभ्रंश से किस भाषा का जन्म हुआ है? आज हमारी प्रमुख भाषा जो क्या कहलाती हैं? हिंदी कहलाती हैं। इसी हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यही हिंदी भाषा है। और इसका समय अगर पूछ लिया जाता है तो 1000 ईस्वी से लेकर वर्तमान समय तक। अब बहुत सारे जनों के माइंड में आ रहा है वर्तमान समय तक। अब बहुत सारे जनों के माइंड में आ रहा है कि सर अब जब हर 500 वर्ष में भाषा का रूप बदल रहा है तो हिंदी भाषा का क्यों रूप नहीं बदला? अरे साथियों, हिंदी भाषा का रूप बदल गया है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में क्या बोली जाती है? अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो हिंदी भाषा से ही मेवाड़ी, मारवाड़ी, आपकी बंगाली, आपकी दूसरी जितनी भी अनेक भाषाएं, उन सभी का क्या हुआ है? उद्भव हुआ है। अनेक भाषाएं बोली जा रही है, लेकिन हिंदी तो हमारी मातृभाषा के रूप में आज भी बोली जा रही है। बहुत सारे जने कहते नहीं सर हमारी तो राष्ट्र की भाषाएं। नहीं साथियों, हमारी ये राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हमारी सिर्फ राज्य भाषा है। क्या है? राज्य भाषा हिंदी है, ना कि राष्ट्रभाषा। अभी आगे आपको बताऊंगा कि संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख कहाँ मिलता है,
किस किस अनुच्छेद में है, कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद, संविधान में कहाँ उल्लेख है इसका, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बिल्कुल। तो हिंदी भाषा का जो समय है वो 1000 ईस्वी से वर्तमान समय तक। अब 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि हिंदी भाषा का जो प्रारंभिक समय है वो क्या है, और एक मानक समय क्या है, कि माना गया समय क्या है, और जो जहां से स्टार्ट हुई वो। तो ये जो समय है ये तो क्या कहलाएगा, ये प्रारंभिक समय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रारंभिक समय। समय हिंदी भाषा का जो प्रारंभिक समय है वो तो 1000 ईस्वी माना जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है मानक समय, क्या पूछा जाएगा? मानक समय, तो वो है आपका 1100 ईस्वी। ये जरूर विशेष रूप से याद रख लीजिएगा कि 1100 जो ईस्वी है वो तो किसका? हिंदी भाषा का मानक समय यानी माना गया समय जो है वो 1100 ईस्वी है साथियों। बिल्कुल। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा? हिंदी भाषा दिवस हिंदी भाषा दिवस ये मनाया जाता है साथियों 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। और अगर पूछ ले कि सबसे पहला हिंदी भाषा दिवस कब मनाया गया था, तो 14 सितंबर 1900 कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को मनाया गया था। बिल्कुल, हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर 1949 को। इसी के साथ में अगर पूछ ले राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल राजस्थानी भाषा दिवस ये मनाया जाता है साथियों 28 फरवरी। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा 28 फरवरी को हमारा राजस्थानी भाषा दिवस, 14 सितंबर को हमारा हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। और प्रारंभिक समय जो है हिंदी भाषा का वो 1000 ईस्वी है, और मानक समय जो माना गया समय है वो क्या है? 1100 ईस्वी है साथियों। तो ये था हिंदी भाषा का क्या उद्भव, कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ। तो ये सारा तो हिंदी भाषा का उद्भव के बारे में बताया साथियों मैंने। फिर अब आगे चलते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव के बाद में हिंदी से बनता है फिर भाषा, कि ये भाषा क्या है, भाषा किसे कहा जाता है साथियों। बिल्कुल याद रख लीजिएगा भाषा किसे कहते हैं। अगला जो है हमारा हिंदी के बाद में उद्भव के बाद में इसकी भाषा। भाषा क्या है? सबसे मेन बात आती है, भाषा जो है ये विचार विनिमय का साधन है। क्या है? हमारे जो विचार हैं, विचार विनिमय, विचार विनिमय का साधन क्या है? ये विचार विनिमय का साधन है। अब विचार विनिमय का अगर ये साधन है यानी किसी व्यक्ति के भावों को जानना या अपने भावों को प्रकट करना, यही क्या है? भाषा है। कहते हैं ना कि अपने जो भाव हैं उनको सामने वालों को कैसे प्रकट किए जाए, और उसके जो मन के जो भाव हैं उनको कैसे प्रकट किए जाए, वही क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। अगर डेफिनेशन पूछ ले आपसे, किसी व्यक्ति के भावों को जानना व हमारे भावों को प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाती। तो बिल्कुल किसी व्यक्ति के भावों को जानना तथा हमारे भावों को प्रकट करना ही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। ये तो हो गया भाषा के बारे में। अब बात आती है कि भाषा जो है, इस भाषा क्या चीज है, भाषा के बारे में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहली बात, भाषा का जो उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है? इस भाषा का उल्लेख संविधान के अंदर। कहां पर साथियों? संविधान के अंदर। तो उल्लेख, इसका उल्लेख, भाषा का उल्लेख।
ये जो उल्लेख है, भाषा का जो उल्लेख है वो संविधान में, कहां पर? संविधान के अंतर्गत, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है या संविधान जो है उसके अंदर जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है भाग 17 के अंदर। कहां पर मिलता है? भाग 17 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। अगर पूछ ले आपसे कि संविधान में एक अनुसूची है, उस अनुसूची में भी उल्लेख मिलता है। कौन सी अनुसूची? तो ये अनुसूची है हमारी 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। इनके जो अनुच्छेद है वो कहां से कहां तक है? क्या है? अनुच्छेद, यानी भाषा का जो उल्लेख मिलता है और उनके जो अनुच्छेद हैं वो कहां से कहां तक है? तो इनके जो अनुच्छेद हैं वो है 343 से लेकर 351 तक। ये जो अनुच्छेद है इसमें भाषा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। संविधान के भाग 17 में, अनुसूची 8वीं में और अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारे भाषा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है साथियों। बिल्कुल भाषा का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। अब बात आती है कि भाषा का उल्लेख की तो बात हो ही गई कि भाषा का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, ये तो क्लियर हो गया। अब बात आती है कि भाषा के लिए और क्या चीज़ देखें हम लोग। कि भाषा के लिए देखते हैं यहाँ पर कि ये कौन सी भाषा है। हिंदी जो भाषा है हमारी, ये राष्ट्रभाषा है या राज्य भाषा? तो संविधान में कहीं पर भी हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। ये कैसी भाषा है? हमारी राज्य भाषा है। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, हिंदी को संविधान में, कहां पर? संविधान में राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया। कौन सी भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा का। हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, सिर्फ क्या है? राज्य भाषा है। क्योंकि हिंदी कुछ राज्यों में ही बोली जाती है, जैसे कि हमारे साउथ के राज्यों में चले जाओ, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में चले जाओ तो बंगाली भाषा बोली जाती है। हिंदी सभी जगह नहीं बोली जाती है, कुछ कुछ राज्यों में हिंदी बोली जाती है। तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, हमारी सिर्फ राज्य भाषा है हिंदी, न कि राष्ट्रभाषा है साथियों। क्लियर? ये तो हो गया भाषा के बारे में जानकारी। अब भाषा के जो रूप होते हैं वो कितने हैं? बिल्कुल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि भाषा के रूप क्या हैं? भाषा के रूप, भाषा का जो रूप है साथियों, भाषा के रूप हैं 2। कितने रूप हैं? 2। लेकिन बहुत सारे साहित्यकार जो हैं वो कहते हैं नहीं, भाषा का एक रूप और होता है, यानी भाषा के 3 रूप माने जाते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा नहीं, भाषा का तो 2 रूप ही होता है। जो तीसरा रूप बताया गया है साथियों वो यहाँ पर नहीं, वो इसी भाषा के 2 रूपों में से मौखिक जो भाषा है उसका। तो भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं साथियों? तो इसके जो 2 रूप हैं, एक तो है आपका मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। और दूसरी जो है आपकी वो है लिखित भाषा। कौन सी भाषा? बिल्कुल लिखित भाषा। मौखिक भाषा तथा लिखित जो भाषा हैं वो 2 हैं। और इसी मौखिक भाषा का एक रूप माना जाता है, इसे कहा जाता है सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं इसे? सांकेतिक भाषा, यानी इसी को कहते हैं इशारे वाली भाषा। इशारा करना, इशारा वाली जो भाषा है वो सांकेतिक लिखना है ना साथियों वहां पर। सांकेतिक या इशारे की भाषा, इशारा, ये सांकेतिक या इशारे की जो भाषा है ये मौखिक भाषा का ही एक रूप माना जाता है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं, एक तो मौखिक और एक लिखित। मौखिक में क्या आएगा साथियों? मौखिक में आएगा बोलना और सुनना। इसमें क्या आता है? बोलना व सुनना। और लिखित में क्या आएगा? तो लिखना व पढ़ना।
लिखते भी हैं तो लिखना और पढ़ना जो है वो दोनों किस भाषा के रूप में आएंगे, आपकी मौखिक लिखित भाषा के रूप में आएंगे। बिल्कुल साथियों, लिखित भाषा के अंतर्गत ये आएंगे। तो भाषा के दो रूप बताए मैंने, कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा का ही एक रूप है सांकेतिक भाषा, यहाँ इशारा करना। जैसे सांकेतिक भाषा यहाँ इशारा करना कैसे, हम कहीं जा रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, तो सामने कोई गाड़ी चल रही है तो हमें उनसे क्या लेना है, साइड लेनी, तो हम क्या करते हैं, हॉर्न बजाते हैं, इशारा करते हैं, तो उससे वो हमें रास्ता दे देता है क्योंकि वो समझ गया। या कोई मुख बधिर होता है जो बोल नहीं पाता, तो वो कौन सी भाषा में बात करता है, इशारे की भाषा में, सांकेतिक भाषा में, लेकिन वो मौखिक रूप से ही तो अपने भाव प्रकट कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है लेकिन इशारा कर रहा है, तो इसलिए इसी का रूप माना जाता है। अब पूछ ले आपसे कि भाषा का सबसे सरलतम रूप क्या माना जाता है, सरलतम रूप, ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे। सरलतम जो रूप अगर पूछे तो वो है मौखिक। कौन सा रूप है, मौखिक, ठीक है ना। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि भाषा, हिंदी भाषा का या भाषा का जो सबसे सरलतम रूप है वो कौन सा है, तो मौखिक है। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रारंभिक रूप कौन सा है, भाषा का प्रारंभिक रूप, तो साथियों आप जानते ही हैं प्रारंभ में व्यक्ति क्या करता है, बोलना सीखता है या इशारा करना सीखता है या कौन सी तरह की भाषा करता है, तो बिल्कुल मौखिक भाषा। क्योंकि बोलते ही बच्चा जब पैदा हुआ और पैदा होते ही बच्चा ऐसे थोड़ी बोलने लग जाएगा या लिखने थोड़ी लग जाएगा, वो पहले तो इशारा करेगा, पहले बोलना प्रारंभ करेगा। और प्रारंभिक जो रूप माना जाता है वो कौन सा रूप माना जाता है, तो वो भी मौखिक माना जाता है। अब मैं यहां नहीं लिखवा रहा हूं कि कठिनतम रूप कौन सा है, जानते हो मौखिक अगर सरलतम है तो कठिनतम रूप लिखित ही रूप होगा। बिल्कुल लिखित रूप जो है वो कौन सा है, कठिन रूप होगा साथियों। तो ये थी इसके बारे में भी जानकारी कि भाषा किस प्रकार से है, क्या क्या है, भाषा के रूप क्या क्या है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या की, जानकारी ली। तो अब आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जन्म लेते ही सबसे पहले कौन सा वर्ण जो है वो उच्चारित कर पाता है, कौन सा ऐसा वर्ण है जो वो तुरंत बोल पाता है, यानी उसे रोकने बोल पाएगा, वो आसानी से बोल पाएगा, तो वो कौन सा वर्ण है। तो बिल्कुल साथियों, बहुत सारे जने कहते हैं कि सर हम माता जो है माँ के लिए वो सबसे पहले बोलता है, बेटा जैसे ही कुछ बोलना स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले क्या बोलेगा, माँ वर्ण बोलेगा। या माँ वर्ण नहीं बोला जाता साथियों, माँ शब्द नहीं बोला जाता, सबसे पहले वो उच्चारित करता है फ फ। देखो ना, जब भी बच्चा, छोटा बच्चे को बोलना वो वैसे ही करेगा, फ फ, इसी तरह से वो बोलने का प्रयास करेगा, नहीं बोल पाएगा तो भी वो इसी तरह। तो फ वर्ण जो है वो फ वर्ण का उच्चारण वो सबसे पहले करेगा। बिल्कुल सबसे पहले फ, यानी प और फ ये दोनों जो वर्ण हैं तो सबसे पहले प वर्ण का उच्चारण करेगा। प वर्ण कौन सा वर्ण उच्चारित करता है, वो प वर्ण का उच्चारण करता है जब बच्चे का जन्म होता है साथियों। तो ये थी हमारी भाषाओं के बारे में जानकारी, जहाँ हमने विस्तृत रूप से जानकारी ली साथियों। तो भाषा क्या थी उसके बारे में हमने जानकारी ली, हमारी हिंदी जो है उसका उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में हमने जानकारी ली, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी हिंदी से रिलेटेड आएगी। कल हम लिपि के बारे में जानकारी लेंगे, व्याकरण के बारे में जानकारी लेंगे, इसके अलावा भी जो और अनेक प्रकार की जो हमारी हैं उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। जैसे कि शब्द क्या हैं, वाक्य क्या हैं, वर्ण क्या हैं, स्वर, व्यंजन, फिर संधि, आपके समास, प्रत्यय, आपके प्रत्यय वगैरह हो गए, इसके अलावा उपसर्ग, आपके अनेक प्रकार की हिंदी के अंदर। और मैं आपको हिंदी उस लेवल से लेके चलूँगा कि आप राजस्थान का तो है ही हैं, इसके अलावा इंडिया का भी कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपको कहीं से कुछ और ना पढ़ना पड़े साथियों। तो बिल्कुल साथियों, आप ये हमारी क्लास को सभी तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और सभी से कहिएगा, और अपने सभी साथियों को ABY के यूट्यूब से जुड़ने के लिए उनको लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सभी को कहिएगा कि वो इस लिंक को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो साथियों, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। वापस मिलेंगे हम न्यू क्लास के साथ में, अगली क्लास हमारी होएगी, उसी क्लास में हम मिलेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए हम हमारी क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।